Today we are going to study a very important topic in community medicine, जो कि ना सिर्फ आपके SEQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपकी डेली लाइफ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ना सिर्फ कम्युनिटी मेडिसिन में बल्कि वैसे भी हमें कभी अगर रिसर्च करनी पड़े तो उसमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें होनी चाहिए। इसके अलावा SEQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वाइवा भी इसमें से बहुत आता है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत इजी है, समझने वाली बातें हैं। साथ इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो एज इट इज़ हमने करनी है। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 7, स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग बेसिकली हम कुछ कोई डिज़ीज़ को देखने के लिए करते हैं एक सर्टेन पॉपुलेशन में, जो पीपल आम तौर पे अपेरेंटली हेल्दी होते हैं, और उनमें हम स्क्रीनिंग करके बिल्कुल कोई एसिम्प्टोमेटिक स्टेज ऑफ डिज़ीज़ को अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। यानी वो डिज़ीज़ अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ, उसने सिम्टम्स शो नहीं किए जिसकी वजह से कोई पेशेंट कंप्लेन करता और उस पर डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म होते। उस सारों से पहले ही बेशक अब हमें पता है कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर है उस डिज़ीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल अ सर्टेन पॉपुलेशन या कोई इंडेमिक है, वहाँ पे अगर हम ऐसा कोई टेस्ट परफॉर्म करें जो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर, और बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक होंगे लेकिन उनमें वो डिज़ीज़ प्रेजेंट होगी, तो ये अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोस कर लेंगे। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई डिज़ीज़ था अनरिकग्नाइज्ड, ज़ाहिर बात है, और उसको हमने ये किन लोगों में देखना है, हु आर अपेरेंटली हेल्दी। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। तो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होने चाहिए जिनमें हमने स्क्रीनिंग करके देखना है कि उनमें डिज़ीज़ का कोई है चांस कि नहीं है। अब स्क्रीनिंग की एक तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और इसमें टाइम भी हमारा कम लगता है। फिर अगर हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमने क्या हमें फ़ायदा है कि हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जिनमें ये डिज़ीज़ होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, और दोज हु आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़ अंडर स्टडी टू ब्रिंग अपेरेंटली नॉर्मल पर्सन अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड ट्रीटमेंट। यानी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमने वो लोग देख लिए जिनमें डिज़ीज़ का चांस था और बहुत सारे अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो गए। तो एक तो डायग्नोसिस बन गया और हमें जो है हाई रिस्क का पता चल गया कि किन लोगों में ज़्यादातर ये निकली है, और जो डिज़ीज़ एसिम्प्टोमेटिक थी, और हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। अब यूजेस क्या होते हैं स्क्रीनिंग के? इसकी ये 4 टोटल यूजेस हैं। इसी तरह आपने इन्हीं हेडिंग्स के अंडर लिखना है। फर्स्ट इज़ केस डिटेक्शन, यानी ज़ाहिर बात है जब कोई केस हम डिटेक्ट करेंगे उसके बाद हम फर्दर टेस्ट करके उसको फर्दर कंफर्म भी करते हैं। लेकिन जब हमने कोई केस डिटेक्ट कर लिया तो तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केस डिटेक्शन की बात होती है कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़। अगर किसी एरिया में आप सपोज़ एक एरिया है जहाँ पे कोई डिज़ीज़ नहीं प्रेवलेंट, और एक एरिया है जहाँ पे डिज़ीज़ बहुत प्रेवलेंट है, और यहाँ से कोई इंडिविजुअल माइग्रेट करके इधर आया है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें डिज़ीज़ हो लेकिन उसके एरिया में प्रेवलेंट था, इसीलिए हम इसके ऊपर करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट टू अश्योर कि उसमें वो डिज़ीज़ नहीं है, ताकि वो इस नई पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस ना हो सके। फिर रिसर्च पर्पसेस के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें, उनको बता सकें जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होंगे किसी एरिया की। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग में होता है 3 टाइप्स है। मैस स्क्रीनिंग, मैस स्क्रीनिंग होता है इंटायर पॉपुलेशन की, और ज़ाहिर बात है ये करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद आता है हाई रिस्क पॉपुलेशन की, और ये वाला ज़्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि उन लोगों में ज़्यादा चांस है वो डिज़ीज़ डेवलप करने का, तो उनमें हम स्क्रीनिंग करके अर्ली डिटेक्शन करें तो हमें उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। उसके बाद आ जाती है मल्टी फेस स्क्रीनिंग। मल्टी फेस स्क्रीनिंग में होता है कि हम एक से ज़्यादा टेस्ट अप्लाई करते हैं फॉर स्क्रीनिंग पर्पस, ताकि हम उसको डायग्नोस कर सकें डिज़ीज़ को और बाद हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें। लेकिन यहाँ पे चूँकि मोर देन 1 टेस्ट इन्वॉल्व है, इस वजह से ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है और इसको हम आमतौर पे यूज़ नहीं करते।
ये 3 टाइप्स हो गई स्क्रीनिंग की। उसके बाद आता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, हम 2 रेफरेंस से बात करते हैं, एक है डिज़ीज़ के रेफरेंस से और एक है टेस्ट के रेफरेंस से। अगर हम डिज़ीज़ को पहले देखें तो कौन सा डिज़ीज़ है, इस मतलब डिज़ीज़ में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके लिए अगर हम स्क्रीनिंग करें तो वो हमारे लिए यूज़फुल भी होगा। ये तो नहीं ना कि अगर हम इतना टाइम भी लगाएं और इतने हमारे एक्सपेंस भी हों इसके ऊपर, और अगर हम इसका कोई फ़ायदा भी ना हो तो फिर हम जो है ये वेस्ट ही गया। तो हमने देखना है कि कोई जिस डिज़ीज़ पे हम कर रहे हैं उसमें ये कैरेक्टर्स हैं। एक तो ये प्रेवलेंट होनी चाहिए, कोई एक रेयर डिज़ीज़ है तो उस पर करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसमें रिकग्नाइज्ड लेटेंसी होनी चाहिए, यानी कुछ डिज़ीज़ होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनमें आती है स्टेज और उसके बाद सिम्टम शो करते हैं, यानी वो डिज़ीज़ स्टार्ट होगी और एसिम्प्टोमेटिक है, उसने सिम्टम शो ही नहीं किए जो पेशेंट कंप्लेन करता है, लेकिन उसमें लेटेंट स्टेज होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो डिज़ीज़ अगर मैनिफेस्ट हो रहा है तो वो डायरेक्टली ही मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई लेटेंट स्टेज नहीं आती, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेट है ही नहीं उसमें। फिर ये कि अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ की हम स्क्रीनिंग कर भी लें जिसका हमारे पास कोई अवेलेबल ट्रीटमेंट ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम डायग्नोस करके उसका क्या करेंगे फिर। अब उस डिज़ीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट होना चाहिए और एक क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि एक एक पर्सन में पॉजिटिव है यानी डिज़ीज़ है और एक में नेगेटिव है। ये नहीं है कि इसमें है, इसमें ज़्यादा कम है, ये कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर डिस्टिंक्शन हो, एक टेस्ट हो डायग्नोस करने के लिए, डिस्टिंक्शन हो पॉजिटिव और नेगेटिव में, और कोई ऐसा टेस्ट भी हो अगर हमारे लिहाज से कोई पॉजिटिव केस आ रहा है स्क्रीनिंग में तो उसको कंफर्म करने के लिए भी फर्दर हमारे पास टेस्ट मौजूद होने चाहिए। और ये भी है कि उसकी ट्रीटमेंट, जैसे हमने पहले बात की कि अगर उसकी ट्रीटमेंट ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है स्क्रीनिंग का, लेकिन अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट है तो वो भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इस सारी स्क्रीनिंग से, सारी ट्रीटमेंट से जो है मॉर्बिडिटी का कम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इस सारे का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हम कोई जान बचा ही नहीं सकते इस तरह, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए रादर देन लॉस, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ और सारी चीज़ें हमने देखनी है, लेकिन अगर हम इतना पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं और उसका ये सारी चीज़ें डिज़ीज़ में प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर ये बेनिफिट में नहीं आता। ज़ाहिर बात है ये फाइनेंस हम हर किस्म की रिसर्च में हमारा लगेगा और टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे हमारे बेनिफिट ज़्यादा हैं देन द लॉस। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये होनी चाहिए। ये इसी तरह आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट करना है उनको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि ये कोई बायोप्सी वगैरह अगर आप उनको कहें कि करवा लें तो वो नहीं करवाएंगे, तो ये माइनर नीडल प्रिक से ज़्यादा इन्वेसिव नहीं होना चाहिए। रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर हम एक दफ़ा हमें लगा है कि हमारी रीडिंग सही नहीं आई या हमने सही से नहीं किया तो वो उसका रिपीट करने का चांस हो। अब बायोप्सी वगैरह इस तरह का कोई रख के बैठ जाए तो वो हम बार बार नहीं कर सकते। फिर सेफ्टी वही नॉन इन्वेसिव होना चाहिए। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि कोई जितना मुश्किल प्रोसीजर होगा उतनी हमें ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होगी, और कॉस्ट भी हमने देखनी है क्योंकि इतने महंगे महंगे टेस्ट हम इतने बड़े सैम्पल के ऊपर नहीं कर सकते। फिर अब अच्छा जो वेरिएशंस हैं यहाँ पे, वेरिएबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्रीनिंग टेस्ट की। अब वेरिएशंस किस लिहाज से आ सकती हैं, एक इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन होती है, यानी कि अगर इफ़ अ सिंगल ऑब्जर्वर टेक्स 2 मेजरमेंट्स इन द सेम सब्जेक्ट सेम टाइम पे तो वहाँ पे 2 डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। यानी कि सपोज़ अगर बीपी की मेजरमेंट थी और एक ऑब्जर्वर ने मेजरमेंट ली एक दफ़ा तो वो कुछ और आई, अगर मैंने 2 मिनट बाद कोई और मेजरमेंट लिया है तो वो बीपी की मेजरमेंट कुछ और आ रही है। ये पेशेंट में भी कोई चेंज आ सकता है, हो सकता है उसको बाद में या पहले कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो जिसकी वजह से बीपी में वेरिएशंस आ रही हैं। एक ये है विद इन द सेम ऑब्जर्वर, और इसके अलावा इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस भी हो सकती हैं। इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस क्या होती हैं, वो वेरिएशंस जो जब 2 ऑब्जर्वर्स कोई चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पे अगर डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, दिस मीन्स देयर इज़ इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करनी है प्रोसीजर की, और ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी कोई ऐसी इश्यूज़ ना आ सकें।
फिर बायोलॉजिकल वेरिएशंस भी हो सकती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, और वो स्ट्रेस के अंडर आपका डिफरेंट हो सकता है। तो एक टाइम पे हो सकता है उस बंदे को स्ट्रेस हो, एक टाइम पे नहीं हो, तो उसकी ब्लड प्रेशर में इस तरह से हमें वेरिएशंस मिल रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है एरर्स ड्यू टू टेक्निकल मेथड्स, वो ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो सकती हैं। अब वैलिडिटी मैंने इसके बाद कहा था, यानी कि एक्यूरेसी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसको हम डिटेल से करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।